हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएम कोचिंग और कैरियर मोल्डर्स के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या सिविल इंजीनियरिंग हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, कोई भी ब्रांच हो, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, ये आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन टू ऑल ब्रांचेज ये सब्जेक्ट है, जैसे सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना कंपलसरी है। कुछ लोग इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में है जरूर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एसी सर्किट। यूनिट नंबर 1 डीसी नेटवर्क का मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, जो कि इस चैनल के आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यदि आप प्लेलिस्ट में से नहीं देख पाते हैं और डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे भी उसका लिंक हमने दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है। तो जिन लोगों को यूनिट नंबर 1 डीसी नेटवर्क का वीडियो देखना है वो लिंक पे क्लिक करके सीधे उस वीडियो पे जा सकते हैं। एक चीज और कि यूनिट 1 डीसी नेटवर्क के कंप्लीट नोट्स भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से कंप्लीट नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यूनिट 2 के नोट्स इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके आप कंप्लीट पीडीएफ नोट्स इस यूनिट के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एसी सर्किट यूनिट 2। यूनिट शुरू करने से पहले इस यूनिट के कंटेंट्स को देखिए। इस यूनिट में अकॉर्डिंग टू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये हमने सिलेबस राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का लिया हुआ है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर उठा करके देखेंगे तो कंटेंट ऑलमोस्ट यही है। एक आध कोई टॉपिक इधर उधर होता है, वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, सारे टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई आपको लगता है कि टॉपिक छूट गया है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको कमेंट जरूर करें। तो इस यूनिट में जो कंटेंट्स हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइडल वेवफॉर्म, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आर एल सी, आर एल, आर सी एंड आर एल सी कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, रेजोनेंस, the three-phase balance circuit, voltage and current, relations in star and delta connections. So these all are the contents. So now the first topic is alternating voltage and current. So what is the meaning of alternating voltage and current? Before going to the alternating voltage and alternating current, just understand what is the meaning of alternating or alteration. तो देखिए, alternating का मतलब क्या है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपने आप को मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में रिपीट कर रही है, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अगर रिपीटेशन हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटी है। अब यदि वो वोल्टेज है तो उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और यदि वो करंट है तो उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द वेव फॉर्म एंड वेव शेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फॉर्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव शेप? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखिए, मान लीजिए कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम उस करते हैं तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेव फॉर्म, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो शेप आता है उसको हम बोलते हैं वेव शेप। जैसे अगर हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के केस में चलें कि मान लीजिए कि हम किसी करंट को या किसी वोल्टेज को हम इस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं, हम हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो अगर मान लीजिए इस तरीके का कुछ इरेगुलर सा आ रहा है, इस तरीके से कुछ आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई और फिर आफ्टर सम टाइम इट मैग्नीट्यूड इज चेंज एंड अगेन। तो यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव हाफ वाला जो ग्राफ देखेंगे आप और नेगेटिव हाफ का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं। तो इस तरीके से ये कैसा वेव शेप हुआ? ये इरेगुलर वेव शेप हुआ। अगर मान लीजिए मैं इसको ओरिजिन दूं यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे एंगल हो गया पाई, और ये हो गया आपका यहाँ पे एंगल 2 पाई, और यदि मैंने इसको वोल्टेज हमने मान लीजिए लिया है, या वोल्टेज लिया है, या करंट लिया, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये जो शेप आया, ये काय का शेप आया, ये वोल्टेज या करंट जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने वेव शेप को ड्रॉ किया उसका वेव शेप आ गया। लेकिन ये वेव शेप कैसा है? एक इरेगुलर सा वेव शेप है। तो इस तरीके के वेव शेप को हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर वेव। इरेगुलर वेव, ठीक है। तो ये एक इरेगुलर वेव हो गई। इसी तरीके से एक और केस अगर मान लीजिए कि हम ले लें कि मान लीजिए वेव शेप हमारा इस तरीके का बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गया जीरो, ये मान लिया हमने पाई हो गया, और ये पॉइंट हो गया हमारा 2 पाई।
तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में देखिए सिमेट्री है वेव में। तो और ये किस तरीके का शेप बन रहा है, ये ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है, तो इसलिए इस तरीके की वेव फॉर्म क्या हो गई, ये हो गई ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। अगर ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वोल्टेज को प्लॉट किया है तो ये वोल्टेज की ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गई, और अगर हमने करंट को प्लॉट किया है तो ये करंट की भी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से ये किस तरीके की वेव फॉर्म हो गई, ये हो गई ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गई। इसी तरीके से अगर हम इसका शेप हो गया ट्रायंगुलर वेव शेप, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें और मान लीजिए कि वेव शेप हमारा कुछ इस तरीके का आ रहा है कि यहाँ से इस 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, यहाँ तक गया, फिर जो है यहाँ तक गया, फिर वापस 0 हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में पोलरिटी चेंज हो गई और वापस फिर इस तरीके से ये मिरर इमेज इसने बना लिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सिमेट्री है पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ में। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने आपको वोल्टेज ड्रॉ कर दिया तो ये वोल्टेज की वेव फॉर्म हो जाएगी, वो करंट प्लॉट कर दिया तो करंट की वेव फॉर्म हो जाएगी। इस पॉइंट को हम हो जाएगा ये पाई और ये पॉइंट हो गया 2 पाई। तो ये सारी की सारी वेव फॉर्म आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं और उसकी सिमेट्री के हिसाब से हम ये डिसाइड करके बता रहे हैं किस टाइप की वेव फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए शेप किस तरीके का बन रहा है, ये शेप बन रहा है स्क्वायर जैसा शेप बन रहा है और सिमेट्रिकल है, तो इसलिए हम इस वेव फॉर्म को क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर वेव है ये। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले ली, इट में भी वोल्टेज और इट में भी करंट, किस कुछ भी आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए इनिशियली स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये रही यहाँ पे इनिशियली 0 रही, फिर ये इस तरीके का शेप आया, फिर आगे बढ़ा, फिर इस तरीके का आया, ये इस तरीके का जो है, और मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की और इस तरीके से और इसके बाद में यहाँ पे ये अल्ट्रेशन हुआ और ठीक इसी तरीके से जो है ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के 0 गई। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये सिमेट्री है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिमेट्री दिखाई देगी पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ के अंदर, वेव फॉर्म के अंदर। और एक डेफिनेट पीरियड के बाद में जो है इस फिजिकल क्वांटिटी में, इट में भी ये वोल्टेज, इट में भी ये करंट, इस फिजिकल क्वांटिटी में एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में चेंज आ रहा है। तो ये किस तरीके की वेव फॉर्म हो गई, एक डेफिनेट पीरियड के बाद में इसमें चेंज आ रहा है, तो इसलिए इस तरीके की वेव फॉर्म ये क्या हो गई, ये वेव फॉर्म हो गई आपकी पीरियोडिक। ये हो गई पीरियोडिक वेव। क्लियर। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी वोल्टेज या करंट को ड्रॉ किया और उसका शेप कुछ ऐसा आया, जैसे आपकी 100 टूथ होता है उस तरीके का आया। यहाँ पे आप कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं, या तो वोल्टेज या करंट को प्लॉट कर दिया आपने, तो ये कैसी वेव हो गई, ये हो गई 100 टूथ वेव। 100 टूथ वेव। ओके। या एक और एग्जांपल देखें आपको, तो मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट हो गया और वेव आपकी आती है इस तरीके की। तो ये कैसा दिख रहा है, दिखने में कर्व कैसा हो गया, ये जैसा कि मैथमेटिक्स में अगर हम साइन का कर्व प्लॉट करते हैं तो ये ठीक उसी तरीके का कर्व हो गया। अब यहाँ पे यदि हम वोल्टेज को प्लॉट करें या करंट को प्लॉट करें और उसका वेव शेप हमको ऐसा मिलता है, तो ये कैसा वेव शेप कहलाता है, ये कहलाता है साइनोसाइडल वेव और साइन वेव, इसको हम बोलते हैं साइन वेव। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वेवफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वेवफॉर्म अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो उसका ग्राफिकल फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाता है वेवफॉर्म, और उस ग्राफ का शेप जिस तरीके का आता है उसको हम बोलते हैं
वेव शेप। तो ये सारे के सारे जो है वेव फॉर्म है। और ये साइन वेव हो गया, साइन वेव जैसा शेप हो गया, तो ये साइन वेव जैसा ये हो गया, वेव शेप हो गया साइन वेव का। ये इस वाला आपका पोर्शन सॉ टूथ जैसा शेप आया, तो इसलिए इसको बोल दिया हमने सॉ टूथ वेव। ये पीरियोडिक जैसा शेप आया, इसलिए इसको बोल दिया पीरियोडिक। ये इर्रेगुलर था, इसलिए इर्रेगुलर बोल दिया। और ये ट्रायंगुलर था, इसलिए ट्रायंगुलर वेव हो गई। और ये स्क्वायर था, इसलिए इसको स्क्वायर वेव शेप हो गया। तो ये अलग अलग तरीके के वेव शेप हैं, किसी भी तरीके का वेव शेप फिजिकल क्वांटिटी का बन सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। क्योंकि हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं और अभी हम आगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट आखिर जनरेट कैसे होता है। पिछली यूनिट में हमने समझा था कि डीसी करंट या डीसी वोल्टेज का जनरेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो वहां पे हमने डीसी जनरेटर का यूज किया था और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर। ओके, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब तो देखिए प्रिंसिपल वही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर को रखा हुआ है। जब हम कंडक्टर को रोटेट करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को ये कट करता है और इस कंडक्टर के साथ में लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। तो मतलब इस टोटल फ्लक्स जो इस कंडक्टर के साथ में लिंक हो रहा है उसमें चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर किसी कंडक्टर को किसी फील्ड के अंदर घुमाया जाता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैग्नीट्यूड में कितना होगा, जितना चेंज इन फ्लक्स होगा, जितना उस कंडक्टर के साथ में फ्लक्स लिंक में चेंज होगा उतना ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा उस कंडक्टर के अंदर। ऐसा फैराडे का लॉ है और इसी लॉ पे सारे जनरेटर जो है वो काम करते हैं। तब यहाँ पे देखिए डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर के अंदर जो है जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डीसी वाले केस में, जो हमने पिछली लास्ट यूनिट में हमने डीसी नेटवर्क में पढ़ी थी, उसमें यहाँ पे दो रिंग नहीं लगी हुई थी, केवल एक ही रिंग लगी थी और वो भी बीच में से स्प्लिटेड थी। वहां पे हमने इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में डाला हुआ था। जबकि यहाँ पे देखिए दो रिंग हमने यूज की हुई है, एक ये बैक साइड वाली ये वाली रिंग यूज की है हमने, और दूसरी रिंग हमने ये वाली यूज की हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये कंडक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जो कि फर्स्ट वाली जो रिंग है इससे कनेक्टेड है, और फिर ये कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद में ये लूप कंप्लीट हुआ और इस लूप का या इस कंडक्टर का जो सेकंड एंड था वो इस दूसरी वाली रिंग के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए जब हम इस कंडक्टर को या इस लूप कंडक्टर को इस फील्ड के अंदर हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ये इस फ्लक्स को कट करेगा, और जब इस फ्लक्स को कट करेगा तो इसके साथ में ये लिंकिंग फ्लक्स होगा, उसमें चेंज आएगा और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब हम इन एक्सटर्नल टर्मिनल्स के ऊपर जो कि इन स्लिप रिंग्स से निकलेंगे बाहर, वहां पे यदि हम एक लोड को कनेक्ट कर देंगे तो इस क्लोज सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो कि नेचर में अल्टरनेटिंग टाइप का करंट होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक दूसरा फिगर हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। इस फिगर के अंदर इक्वल जो पोजीशन होती है स्लिप रिंग्स की वो यहाँ पे शो की हुई है। यहाँ पे देखिए ये वाली जो है सारी वाइंडिंग की हुई है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट से शो किए हुए हैं ये वाले। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बने हुए हैं, पोल बनाए हुए हैं यहाँ पे, और ये आर्मेचर की शाफ्ट आ रही है, और आर्मेचर कंडक्टर का एक पॉइंट जो है इस स्लिप रिंग के साथ में कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट जो है वो इस स्लिप रिंग के साथ में कनेक्टेड है। और इसके ऊपर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दीज आर दी कार्बन ब्रशेस, जो कि इन स्लिप रिंग के ऊपर स्लिप होते रहते हैं। जब ये रिंग घूमती है तो ये कार्बन ब्रशेस जो है इसके ऊपर कनेक्टेड रहते हैं, ये कहीं शिफ्ट नहीं होते, इसके साथ में रोटेट नहीं होते, और ये कार्बन ब्रशेस जो है इसके ऊपर स्लिप होते रहते हैं। और यहाँ पे जो भी कंडक्टर में करंट को यहाँ से कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट में ये भेजते हैं इस पॉइंट से। ये वाले पॉइंट जो है वो ये दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये शो किए हुए हैं। एक स्लिप रिंग यहाँ पे कनेक्टेड हो गई इस पॉइंट पे, और दूसरी स्लिप रिंग इस पॉइंट पे कनेक्टेड हो गई इस कार्बन ब्रश के साथ में। और इस पे कार्बन ब्रशेस हैं जो कि जिनका की मेन फंक्शन है कि स्लिप रिंग से करंट को कलेक्ट करना और एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करना।
अब जनरेशन देखें जरा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कंडक्टर रोटेट होगा, उसको हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने कंडीशन ली हुई है कि इनिशियल कंडीशन ली है और इसको हमने मान लिया कि टोटल जो है ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0 वाली पॉइंट वाली कंडीशन। और इस पॉइंट पे हमने मान लिया कि टोटल जो ईएमएफ इंड्यूस है इस कंडीशन में वो 0 है। 0 किस लिए है? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। अब चूंकि यहाँ पे ये कंडक्टर जो है वो इस फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, फ्लक्स इसके साथ में लिंक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, इसलिए जो है इस कंडक्टर में किसी तरीके का कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो नाउ हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से हम इस कंडक्टर को रोटेट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो ये कंडक्टर क्या करेगा, ये जो फ्लक्स लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ब्लू कलर की, इन फ्लक्स लाइंस को ये कट करेगा। तो जैसे ही कट करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, इस कंडक्टर के अंदर जो कि आप जिसको कि रोटेट कर रहे हैं, इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा और इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जबकि चेंज मैक्सिमम हो जाएगा। और वो चेंज कब होगा मैक्सिमम? आप देखिए कि जब हम इस कंडीशन में ये रखा हुआ था, परपेंडिकुलर रखा हुआ था और परपेंडिकुलर से पैरेलल वाली कंडीशन में जब आ जाएगा तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में इस पोजीशन पे 90 डिग्री की पोजीशन पे फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज होगा। तो जब मैक्सिमम चेंज होगा तो इस कंडीशन में ईएमएफ भी इसके अंदर जो इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए कि इनिशियली हमारी थीटा इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन से हम बढ़ना शुरू हुए और इस कंडीशन में हमने ईएमएफ देखा था कि 0 था। उसके बाद में फ्लक्स लाइंस कट होना शुरू हुई और उसके बाद में फ्लक्स लाइन कट होने के साथ में क्या हुआ कि ईएमएफ इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लाइन हमको दिखाई दे रही है कि मैक्सिमम वैल्यू हमको मिली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, जो कि ये है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। यहाँ पे हमको मैक्सिमम ईएमएफ देखने को मिला। ठीक है, मैक्सिमम क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो मैक्सिमम फ्लक्स कट हो गया। ठीक, अब अगेन इसके बाद में क्या किया, अगेन इसको ये रोटेट होना शुरू हुआ। जब ये अगेन रोटेट होना शुरू होगा तो आप देखिए ये फर्स्ट वाली पोजीशन थी और ये आपकी हाफ साइकिल के बाद में ब्लू वाला पोर्शन जो था ये ऊपर आ गया और रेड वाला पोर्शन जो है इस कंडक्टर का नीचे पहुंच गया, मतलब आधा चक्कर इसने लगा लिया, माने 180 डिग्री से ये टर्न हो गया इस पॉइंट पे आते आते। अब अगेन यहां से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से वापस ये इनिशियल वाली कंडीशन में हो गया, लेकिन ये एंटी पैरेलल वाली कंडीशन है। तो क्या होगा, इस पॉइंट से जो है वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू होगा और डिक्रीज होते 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 इस तरीके का कर्व बनेगा इसका और 180 डिग्री पे ये देखिए इसकी वैल्यू जो है 0 हो गई। ये यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे आप कि कंडक्टर की पोजीशन चेंज हो गई। जो ऊपर वाला कंडक्टर था वो नीचे पहुंच गया और नीचे वाला जो कंडक्टर था वो ऊपर आ गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट देखें हम, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो अभी भी क्या होगा कि अब इन कंडक्टर्स के अंदर हम देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग्स रूल लगा देंगे आप तो करंट यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने डीसी नेटवर्क में हमने की थी ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे भी फ्लेमिंग्स रूल लगा सकते हैं और इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो है इस पॉइंट से चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे तो हो गया ईएमएफ की वैल्यू अगेन 0, तो मतलब इनिशियल पोजीशन पे 0 थी, 0 डिग्री पे, ना 180 डिग्री पे 0 हो गई और 90 डिग्री पे मैक्सिमम थी। अब यहाँ से अगेन हमने इसको रोटेट करना शुरू किया तो हम क्या होगा, यहाँ से जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो अगेन मैक्सिमम फ्लक्स कट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हुआ कि पोलरिटी चेंज हो गई, ऊपर वाला कंडक्टर नीचे आ गया, नीचे वाला कंडक्टर ऊपर चला गया। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई। तो इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस भी होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ का जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री। ये इनिशियल पोजीशन के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये 270 डिग्री रोटेट हो गया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 270 डिग्री। इनिशियल कंडीशन में देखिए रेड वाली लाइन ऊपर थी, यहाँ पे कंडक्टर का रेड पोर्शन ऊपर था, है ना, और 180 कंडीशन में रेड पोर्शन नीचे पहुंच गया, ब्लू पोर्शन ऊपर आ गया।
और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री की पोजीशन में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, तो 90 डिग्री पे इधर आया था, और इस वाली पोजीशन से कंपेयर करेंगे अगर आप, तो इसके जस्ट अपोजिट हो गई। ठीक है, तो अपोजिट हो गई। इस कंडीशन में भी क्या होगा कि मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा हमको, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स में चेंज हुआ है, इस कंडक्टर के साथ में जो फ्लक्स लिंकेज था वो मैक्सिमम चेंज हुआ है। तो इसलिए 270 डिग्री पे हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एंड अगेन हम जब इसको रोटेट करेंगे तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा, पोजीशन नंबर 1 वाली जो पोजीशन थी वहां पे पहुंचेगा, और अगेन क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज होता चले जाएगा, और जब कंप्लीट इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा 360 डिग्री पे, या दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। सो एट दिस पॉइंट अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज विल बी 0। तो यहाँ पे इस वेवफॉर्म को हमने देखा कि पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के दौरान क्या हो रहा है कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, और इसका जो वेव शेप आया, इसका जो शेप आया वो हमने देखा कि वो ठीक साइन वेव के जैसा शेप आया, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइनोसाइडल वेव शेप। साइनोसाइडल वेव शेप बोलते हैं, और इसी के आधार पे हम बोलते हैं साइनोसाइडल वोल्टेज और साइनोसाइडल करंट, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। नाउ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ and current. So here now consider a coil having antern rotating in a uniform magnetic field of density B Weber per meter square in the counterclockwise direction. Okay, or you can say it is rotating in anti-clockwise direction, and the angular velocity of this coil is omega. And suppose after t second this coil rotates through an angle theta. So this is the second condition. After t second it rotates by an angle theta, and this angle is the theta with the axis, so this angle is the theta. So in this condition you can see here flux linking with this coil can be resolved. So the total flux, you can see here, this is the phi m is the total flux. So the flux linking with the coil can be resolved in two components. The first component is the phi m cos theta at an angle of theta is equal to omega t, and the other component is the phi m sin theta, that is in the direction of plane of the coil. Now according to Faraday's law of electromagnetic induction, the magnitude of EMF induced in this coil will be equal to E is equal to minus n d phi by dt. d phi by dt means rate of change of flux. तो अगर हम एक coil के लिए consider करेंगे तो E is equal to d phi by dt, और since here we are considering that the coil consists of n turns, coil के अंदर हम जो consider कर रहे हैं कि n number of turns हैं, तो हर एक टर्न के अंदर जो EMF जनरेट होगा that will be इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो दैट्स वाई E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो इतना ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दैट द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द वेरी कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि कोई भी क्रिएट होने वाला या कोई भी इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उन रीजन्स का अपोज करता है जिसके कारण की वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज हियर। नाउ सी हियर दिस कंपोनेंट जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आया, दैट इज पाई एम कॉस थीटा। सो दिस विल बी द इफेक्टिव फ्लक्स। सो हियर वी कैन सी दैट सिंस पाई इज इक्वल टू हियर पाई एम cos theta, or you can say phi m, that will be better if you will say phi m cos omega t, because theta is equal to omega t. तो इस फ्लक्स की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमको ईएमएफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी, और फाई की जगह हम पुट कर देंगे फाई की वैल्यू, दैट इज फाई एम कॉस ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व करें तो फाई एम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ये, तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन पाई एम टी बाई डी टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशियल मिलेगा हमको कॉस ओमेगा टी का तो हो जाएगा ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये हमको सॉल्व होकर मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस एन पाई एम माइनस ओमेगा साइन, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी। इसको सॉल्व अगर हम आगे और करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ओमेगा एन पाई एम साइन ओमेगा टी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो इतना ईएमएफ हमारा किसी भी इंस्टेंट टाइम t इज इक्वल टू टी पे जनरेट हो रहा है।
अब इस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम तब होगी जबकि इस ओमेगा टी की वैल्यू या इस साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए या इस ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी उस कंडीशन में साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, और जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी तो उसी कंडीशन हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो कॉइल है ये 90 डिग्री से रोटेट कर जाए, माने इस थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमको मिलेगी ईएमएफ इंड्यूस्ड की वो कितनी मिलेगी, ओमेगा इंटू एन इंटू फाई एम, और जो कि ये की मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई एम से। तो अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें मैक्सिमम वैल्यू एज ए मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो कैसी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई एम साइन omega t. This is the equation of EMF induced in a coil which is rotating in a uniform magnetic field, और कोई एक फॉर्म में और लिख सकते हैं हम E is equal to EM sin theta, because omega t is equal to theta, तो हम किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं E is equal to EM sin theta या E is equal to EM sin omega t। तो ये दोनों जो है ये क्या कहलाती है, हमारी इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो यू कैन से इजीली दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज वेरीज अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस थीटा। ओके, एंड द वेव शेप ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो विल बी लाइक दिस, जस्ट लाइक ए साइनोसाइडल कर्व। ठीक है, तो इस तरीके की वेव शेप भी आपको मिलेगा। यहाँ पे ये हो गया 0, मैक्सिमम वैल्यू हमको मिली पाई बाई 2 रेडियन पे, यहाँ पे हो गया पाई रेडियन पे 0, और ये हो गया 0.3 पाई बाई 2 रेडियन, एंड दिस इज दी 2 पाई रेडियन। तो इस तरीके की हमको वेव शेप मिलेगी, और इस ये हो गई कंप्लीट साइकिल, और इस कंप्लीट साइकिल को कवर करने में जो टाइम पीरियड होगा इस पॉइंट से 0 से लेकर के 2 पाई तक, ये कहलाएगा इसका टाइम पीरियड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल टी से। सो दिस इज नोन एज द साइनोसाइडल वेव। अब ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, इस वोल्टेज को अगर हम एक रजिस्टर के अक्रॉस हम अप्लाई करें तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, उस रजिस्टिव सर्किट के थ्रू जो है एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और वो करंट भी कैसा होगा, साइनोसाइडल इन नेचर होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन से करंट की वेवफॉर्म निकालें तो ये करंट की वेवफॉर्म किस तरीके की आएगी, वो आएगी हमारी I इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, और अगर हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रखेंगे तो हमको मिलेगी एक और I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी करंट की इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भी साइनोसाइडल मिली है और ये हमारी वोल्टेज इक्वेशन हो गई। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। So before proceeding to further, just see some important terms that are used in the AC circuits. So the first term is the waveform. So what do you mean by the waveform? Just समझिए कि वेवफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को लेकर के उसका कर्व को हम प्लॉट करें तो हमको जिस शेप का कर्व हमको या जिस शेप का हमको ग्राफ मिलेगा, दैट शेप इज नोन एज द वेव शेप एंड दैट ग्राफ इज नोन एज द वेवफॉर्म। नाउ द सेकंड टर्म इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर हम देखें किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो वैल्यू मिल रही है किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी टाइम टी पे अगर हम इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की यहाँ पर हम देखें कि ये टाइम टी पर जो है इसकी वैल्यू इतनी है, दिस पॉइंट पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इट मे बी वोल्टेज और इट मे बी ए करंट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अगर ये वोल्टेज तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस टाइम पे जो भी इसकी मैग्नीट्यूड आ रहा होगा इस पॉइंट पे वो होगी, और यदि ये करंट है तो जो भी मैग्नीट्यूड करंट का इस पॉइंट पे होगा वो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। Now next is the cycle. So what is the meaning of cycle? So cycle means the when an alternating quantity goes through a complete set of positive and negative values, or you can say goes through a 360 electrical degrees. So in that case it is said to have a complete cycle. Okay, माने वो positive half में और negative half में उसका alteration जब complete हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, complete cycle कहलाएगा। Alteration क्या होगा? Alteration का मतलब ये हुआ कि वो point जिस point पे वो alternating quantity अपने
आपको जस्ट पोलरिटी चेंज हो रही है उसकी, जिस पॉइंट पोलरिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट पे इसकी पोलरिटी चेंज हो रही थी, फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव था, सेकंड हाफ में ये नेगेटिव है, तो कहाँ पे पोलरिटी इसकी चेंज हो रही है? पोलरिटी इसकी चेंज हो रही है 180 डिग्री पे चेंज हो रही है। तो 0 से लेके 180 डिग्री तक ये क्या कहलाएगा? ये वाला पोर्शन कहलाएगा वन अल्ट्रेशन। ये वाला पोर्शन जो पॉजिटिव हाफ है ये वन अल्ट्रेशन कहलाएगा, और ये अनदर अल्ट्रेशन कहलाएगा, नेगेटिव हाफ वाला, ठीक है। तो दिस इज दी अल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वन कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लगता है, मतलब इस 0 पॉइंट से शुरू हुई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मैक्सिमम वैल्यू इसने अचीव की, फिर उसके बाद में ये वापस 0 हो गई, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ या पोलरिटी चेंज हुई, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, एंड देन साइकिल कंप्लीट हो गई और उसकी अगेन वैल्यू 0 हो गई। तो इस इनिशियल पॉइंट से लेके इस फाइनल पॉइंट तक जितना टाइम पीरियड इसको लगेगा उसको कहेंगे हम टाइम पीरियड। क्लियर? नाउ फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लें टाइम 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 सेकेंड में ये अल्टरेशन कितनी बार हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक, अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में 10 बार हो रहा है अल्टरेशन, तो फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी? 1 अपॉन 10। फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी? 10 साइकिल्स पर सेकेंड। यदि 50 टाइम्स हो रहा है तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो है हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड टी। नाउ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या आता है कि एम्पलीट्यूड होता है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ने मैक्सिमम जो वैल्यू अटेंड की, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज मैग्नीट्यूड। मतलब 90 डिग्री पे यहाँ पे इसने जो वैल्यू अचीव की है, दिस विल बी दी एम्पलीट्यूड ऑफ दिस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यदि ये वोल्टेज है तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा, यदि करंट है तो करंट का एम्पलीट्यूड होगा। ठीक इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में भी या अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर देखेंगे तो ये दिस इज दी एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड को ही कहीं कहीं पे आपको देखेंगे पीक वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड को ही पीक वैल्यू भी कहा जाता है। पीक वैल्यू मतलब maximum value attained by the alternating quantity. Clear? These are the some important terms that will be used in this unit. Now come to the next. So next is the value of alternating voltage and current. तो alternating voltage और current की value किस तरीके से calculate कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जब कभी भी अल्टरनेटिंग वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पे दो वैल्यूज मेनली आती है। पहली वैल्यू कहलाती है वो होती है हमारी पीक वैल्यू। ओके, फर्स्ट जो टर्म है दैट इज पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या होती है? कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती है, मतलब जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट वैल्यू इज नोन एज द पीक वैल्यू। तो ये हमको ग्राफ से इसके जो है क्लियरली मिल जाएगी। साइनोसाइडल वेवफॉर्म अगर है तो उसकी पीक वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? हमको 90 डिग्री पे मिलेगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको मिलेगी 270 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन है हमारी E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी या थीटा। तो जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, साइन थीटा की वैल्यू कब होगी? साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी 90 डिग्री पे एंड 270 डिग्री। तो इन दो पॉइंट पे जो है इसकी पीक वैल्यू हमको मिलेगी। एक यहाँ पे मिलेगी पीक वैल्यू और यहाँ पे पीक वैल्यू मिलेगी हम। ठीक है, इसी को जो है हम मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं या क्रीस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड भी इसी को बोला जाता है। दूसरी चीज है, आप देखिए यहाँ पे कि हर पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। ये अगर वोल्टेज है तो हर एक पॉइंट पे वोल्टेज चेंज हो रहा है, अगर करंट है तो हर एक पे करंट चेंज हो रहा है। तो दूसरी जो एक क्वांटिटी की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए, दैट विल बी दी एवरेज वैल्यू। तो अब एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू क्या होगी कि अगर मान लीजिए कि इस फर्स्ट अल्टरेशन को अगर हमने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 एंड सो ऑन, n पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, और फर्स्ट पॉइंट पे इसके करंट की अगर मान लीजिए वोल्टेज है तो इसकी वैल्यू V1 है, सेकंड पॉइंट पे V2 है, थर्ड पॉइंट पे V3 है एंड सो ऑन, इस पॉइंट पे मान लीजिए Vn है। फर्स्ट अल्टरेशन हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमको इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू जो एवरेज वैल्यू हमको जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? एवरेज वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Vn डिवाइडेड बाई कितने पार्ट्स किए हमने? n पार्ट्स किए 0 से 2 पाई तक, तो डिवाइडेड बाई n। अगर ये करंट है तो ये करंट की एवरेज वैल्यू हो जाएगी, और अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हमने वोल्टेज माना था इसलिए V1 V2 V3 हो गया। अगर हम इसको करंट मानेंगे तो क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे ये I1 हो गया, इस पॉइंट पे I2 हो गया, इस पॉइंट पे I3 हो गया।
क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इस पॉइंट पर हम मान सकते हैं I1, इस पॉइंट पर हम मान सकते हैं I2, इस पॉइंट पे I3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा IN। तो उस कंडीशन में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी हमारी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन प्लस IN एंड डिवाइडेड बाई N। तो इस तरीके से हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट इज वोल्टेज और करंट वी कैन कैलकुलेट। So now come to the next. Next is the effective value or RMS value. So effective value or RMS value. RMS value, the full form of RMS value is root mean square value. This is the effective value, actual value that affects its impact. Okay, that's why it is known as the effective value. जिस तरीके से DC सर्किट के अंदर अगर आप देखेंगे तो DC में अगर सप्लाई देखेंगे तो उसका ग्राफ प्लॉट कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि हर एक इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, एक मैक्सिमम वैल्यू रहती है। तो वहां पे जो इफेक्टिव वैल्यू है वो क्या है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इफेक्टिव वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे अगर एसी के केस में देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली जीरो है, जीरो से मैक्सिमम हुई क्वांटिटी, मैक्सिमम से अगेन जीरो हुई, फिर अल्ट्रेशन हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, पोलरिटी चेंज हुई और नेगेटिव डायरेक्शन में फिर वो इंक्रीज हुई, मैक्सिमम वैल्यू अटेन की अपोजिट डायरेक्शन में एंड देन अगेन उसकी वैल्यू डिक्रीज होकर जीरो हुई एंड ये प्रोसेस जो है लगातार वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के केस में हर एक इंस्टेंट के ऊपर यदि आप देखेंगे तो चाहे वो इस पॉइंट पे देख लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे देख लीजिए, हर एक इंस्टेंट के ऊपर आप देखिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव वैल्यू क्या रहेगी, जिसका हमेशा इफेक्ट आएगा सर्किट के ऊपर, उसको वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये होती है। तो जैसा कि इसके नाम से पता है कि रूट मीन स्क्वायर मतलब सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे, मीन का स्क्वायर करेंगे और फिर उस मीन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें, एनालिटिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका रूट आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो करंट की होती है वो क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म करंट की होती है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करके चल रहे हैं साइन थीटा। ठीक है, अगर ये वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखी जाती तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। क्लियर। अब इसका मीन निकालें अगर हम, तो मीन क्या निकलेगा कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल की रेंज क्या हुई, 0 से लेकर के 2 पाई तक, एक साइड पाई। तो कंप्लीट साइकिल की रेंज क्या हुई, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो 0 से लेकर 2 पाई लिमिट तक अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें या मीन वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी और उसका स्क्वायर करें तो ये वैल्यू हमारी निकलेगी, इसकी लिमिट हो गई 0 से, इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से लेकर 2 पाई लिमिट तक का। और क्या है, करंट है तो I, ठीक है ना, और 2 पाई माइनस 0 इस इंटरवल पे काय के रिस्पेक्ट में डी थीटा एक्सिस। ठीक, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब यदि इसके ऊपर अगर हम एक स्क्वायर रूट और लगा दें तो देखिए जाएगा रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो गई, अगर आरएमएस वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू, या इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई I स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी थीटा। ये जो है वो इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब यहाँ पे I की जगह पे इस I की इक्वेशन को रख दें, और यदि वोल्टेज का निकालना है इफेक्टिव वैल्यू तो इस I की जगह पे क्या हो जाता, V हो जाता, वोल्टेज हो जाता। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू कितनी निकलती है किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की। तो अब यहाँ पे I की जगह पे I की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और I की वैल्यू है आई एम साइन थीटा।
तो ये हो जाएगा आई एम, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई डी थीटा और इसका होल स्क्वायर रूट। ठीक, इसको सॉल्व करें। अब आई एम और 2 पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रल से, तो स्क्वायर रूट, तो ये हो गया आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई और इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, ये लिमिट साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम इसको यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला हम यहाँ पे ये लगाए हैं, तो ये हो जाएगा फिजिकल टू स्क्वायर रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई एज इट इज रहेगा और 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसका फार्मूला आ गया इंटू डी थीटा। इस 2 को बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई लिमिट के साथ में 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें, इसका इंटीग्रेशन करें हम, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई और इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल आएगा इसका 1 का तो आ गया थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का आया, ये कॉस 2 थीटा चल रहा था भाई, ये 2 थीटा है यहाँ पे, कॉस 2 थीटा है ना, दिस इज कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 2 पाई तक। सिंपल इंटीग्रेशन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इजिकल टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई और यहाँ पे लिमिट पुट करोगे आप, तो लिमिट पुट करोगे तो ये तो जाएगा 0 और ये बचेगा यहाँ पे सॉल्व होने के बाद में 2 पाई की बचेगा, तो आई एम स्क्वायर इंटू 2 पाई इतना बचेगा ये सॉल्व होने के बाद। तो और ये बचेगा कितना, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, तो ये बचेगा आई एम बाई अंडर रूट 2 और अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो ये होती है कितनी, 0.707 टाइम्स इंटू आई एम। तो ये हमारी जो है आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की होगी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साइनोसॉइडल का केस है, करंट की इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या जवाब रिप्लाई देंगे, आई एम बाई रूट 2। ठीक है, और अगर वोल्टेज का पूछे तो आई की जगह क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा वी एम बाई रूट 2, ये इसकी इफेक्टिव वैल्यू रहेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं। सो इनमें से एक फैक्टर है आपका फॉर्म फैक्टर, जो कि रिलेशन बताता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। अगर हम आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो लें किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब ध्यान रखिए हमेशा क्या होता है, जहां पे भी अपन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वहां पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब है वोल्टेज या करंट से। तो अब यहाँ पे देखिए अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के रेफरेंस में, तो फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आरएमएस वैल्यू मीन्स आई आरएमएस और एवरेज वैल्यू मीन्स आई एवरेज करंट की वैल्यू हो गई।
या अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे हम तो कैसे लिख सकते हैं, ई आर एम एस अपॉन ई एवरेज। ठीक है, तो जिस भी तरीके से लिखना हो, वोल्टेज वाली क्वांटिटी को से अगर सॉल्व करना है तो वहां से कर सकते हैं, करंट से करना है तो करंट से कर सकते हैं। हम यहाँ पे करंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो करंट की आरएमएस वैल्यू का भी हमने देखी, करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, करंट की आरएमएस वैल्यू होती है आई एम बाई रूट टू, यहाँ पे आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इसी तरीके से एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2 IM अपॉन पाई, ये एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, अगर वोल्टेज से निकालेंगे तो जहां जहां पे आई एम है वहां पे क्या हो जाएगा, वीएम हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये रिलेशन सॉल्व होकर के निकलेगा हमारे पास में पाई अपॉन 2 रूट। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, पाई अपॉन 2 रूट 2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.11। तो ये फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्म फैक्टर माने क्या हुआ कि आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है अल्टरनेटिंग के केस में, and the value of that ratio is 1 point. Clear? Now come to the next is the peak factor. तो जैसे अभी हमने RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो लेकर के हमने फॉर्म फैक्टर निकाला था, ठीक इसी तरीके से पीक फैक्टर भी होता है। तो पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। अगर आप करंट की फॉर्म से निकाल रहे हैं तो करंट के फार्मूले रख दीजिए, और वोल्टेज से निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमने करंट से यूज किया, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, IM हो गई। और आरएमएस वैल्यू क्या होगी, अभी आरएमएस वैल्यू हमने कैलकुलेट की, आरएमएस वैल्यू क्या आती है, IM बाई रूट। IM से IM कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आई पीक फैक्टर कितनी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए √2। तो ये सारे पीक फैक्टर हुआ, फॉर्म फैक्टर हुआ, ये कांस्टेंट हैं किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू तो हो गई 1.11 और पीक फैक्टर की वैल्यू हो गई √2, यानी कि 1.4142। तो ये सारे कांस्टेंट हैं जिनको कि हमको याद रखना चाहिए। Now come to the next is the AC circuit containing resistance only. So we are considering here a circuit in which the parameter resistance is only connected. So this is also known as the pure resistive circuit or R circuit. So just consider this circuit, and here a resistance of R ohm is connected, and a voltage supply V is equal to alternating voltage supply is connected here. The equation for voltage is V is equal to Vm sin omega t. When we switch on, in that condition a current will start to flow, that which is the I. So since the applied voltage is V is equal to Vm sin omega t, so the equation of current we can find out here. So according to Ohm's law, I is equal to V upon R, and just put the value of V here, that is Vm by R sin omega t. So here we just put the value of V is equal to Vm sin omega t. So this equation becomes I is equal to Vm by R sin omega t. So suppose this is the equation number 1, this is the equation number 2, and the maximum current will flow in the circuit when the value of this sin omega t is equal to 1. So in that case the maximum current will flow. So when sin omega t is equal to 1, so this will happen when the omega t is equal to 90 degree. So at omega t is equal to 90 degree, the maximum current will flow. The current will maximum flow, and the value of that maximum current in that condition is equal to Vm upon R from equation number 3. So just put this value here in the equation number 2. So it will become I is equal to Im sin omega t. So this is the equation of current for the circuit containing resistance only. Now see here, the phase difference between the voltage and current is 0, since here the angle is omega t and here also the angle is omega t. So the difference between phase is 0. So there will be no phase difference. So you can draw the phasor diagram like this. Just consider the current as a reference phasor. So current is drawn like this, and in the same direction the voltage can be drawn. Okay, so this is the phasor diagram for the circuit containing pure resistance only. Now see the power. What about the power? So we can calculate the power for the circuit. So the instantaneous power, you know that P is equal to V into I. This is the formula for the instantaneous power. So just put the value of sin omega V and I. So here the V is Vm sin omega t and I is Im sin omega t. So here Vm and Im are the maximum value of voltage and current respectively. So just solve it. Solve करते हैं इसको.
So it will become Vm Im sin square omega t. Since these are the maximum value and for calculation of power consumption in AC circuit we need the effective value, और AC circuit के अंदर जो effective value होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो रिलेशन है मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का, दैट इज द आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। सो जस्ट कन्वर्ट इट बाई डिवाइडिंग √2 into RMS, so it will become Vm by √2 and Im by √2। तो टोटल हमने यहाँ पे डिवाइड किया √2 into √2 मीन्स 2 से, तो 2 से डिवाइड किया तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी नाउ, एंड दिस विल बिकम VRMS and this will become IRMS, so it will be P is equal to VRMS into IRMS, and 2 sin square theta can be written as 1 minus cos 2 omega t. So now we can calculate the average power for the complete cycle. Complete cycle means if we draw the cycle of alternating supply, it will be like this. So this is the 0, the pi, and this is the 2 pi. So the complete cycle is 0 to 2 pi. So this is the instantaneous power. So calculate the power for complete cycle. So average power consumed in circuit over a complete cycle. So it will be like this, average of, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा VRMS into IRMS and minus average of VRMS IRMS cos 2 omega t. So for 0 to 2 pi complete cycle, this portion will become 0. So the average power will be P is equal to VRMS IRMS. This is the power. So like this we can calculate the power for the circuit containing resistance only. Now come to the next. Now consider the circuit containing pure inductance only, means the L circuit, pure inductive circuit. Suppose this is an inductor, the value of inductor is L Henry and it is connected with a voltage, alternating voltage supply V is equal to Vm sin omega t, and after turn on the switch a current will start to flow through this inductor. So now let's see what will happen. Let the voltage applied across the circuit be given by the equation V is equal to Vm sin omega t. So as a result, an alternating current I will flow through the inductance which induces an EMF in the inductor, and that induced EMF will be given by the relation E is equal to minus L di by dt. So this induced EMF is equal and opposite to this applied voltage. It means this V is equal to E, and of course a minus sign will be here according to Lenge's law. So just put the value here. So the V is equal to minus L di by dt, or we can write it Vm sin omega t is equal to L di by dt. So from here the current we calculate. So from this equation we can write di is equal to Vm upon L sin omega t dt. So just integrate both the sides. So integral di is equal to Vm upon L इंटीग्रल sin ओमेगा t dt, और ऐसे इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये मिलेगा हमको di का इंटीग्रेशन हमको मिलेगा I, एंड दिस इज Vm अपॉन L sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का होगा 1 upon omega. So here omega. So this will be the integration. Now since this is a sinusoidal quantity, so just convert this cos into sine. So it will become I is equal to Vm upon omega into L, and it will become sine omega t minus pi by 2. Omega L is equal to XL, so we can write it like this. I is equal to Vm upon XL, that is inductive reactance of this inductor, sine omega t minus pi by 2. So consider this is the equation number 2. So this is the equation of current in this case. This current will be maximum when the value of sine omega t minus pi by 2 is equal to 1. So just see here, the value of current will be maximum when sine omega t minus pi by 2 is equal to 1. जब sin omega t माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी हमको, और वो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट करें तो दैट विल बी इक्वल टू Vm अपॉन XL. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट Im विल बी Vm अपॉन XL. So by using this relation from equation number 2 we can say that
the equation of current I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. So this is the equation of current and this is the equation of voltage. अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एंगल कितना है ओमेगा टी और यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 से जो है करंट लैग कर रहा है, किससे? वोल्टेज से। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो किस तरीके का आएगा फेजर डायग्राम, देखिए। सो वोल्टेज फेजर को हम रेफरेंस ले रहे हैं। सो सपोज दिस इज दी आवर वोल्टेज फेजर, द वैल्यू इज Vm and the phase difference between voltage and current is minus pi by 2. So just draw the current at minus pi by 2 angle. So this is the pi by 2 radian or 90 degree. This is the current. So from this phasor diagram we can easily see that the current is lagging by 90 degree from the voltage. Okay. Now come to the next. Next is the AC circuit containing pure capacitor only, or in short we can say the C circuit. C circuit means the circuit where only capacitor is connected. So just see, here we are drawing a circuit. In this circuit, suppose only capacitor is connected and alternating supply is connected here, and the value of this alternating voltage is V is equal to Vm sin omega t. After switch on, current will start to flow and capacitor will start to charge. So since the applied voltage is V is equal to Vm sin omega t, so now here the current will start to flow and the capacitor will start to charge. So here the charge on the capacitor at any instant, that is equal to Q is equal to C into V, and current in the capacitor that is equal to rate of change of charge. कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. सो द करंट I is equal to rate of change of charge, माने dq by dt. So just put the value of C and V here. So it will become d upon dt Cv, and the value of V is Vm sin theta. So we can write it as d by dt C into Vm sin omega t, or we can write it as I is equal to C into Vm d upon dt sin omega t. So just solve it. So it will become I is equal to C Vm, डिफरेंशिएशन हुआ sin ओमेगा t का cos ओमेगा t, और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा. सो ओमेगा, तो सॉल्व करके आया हमारे पास I is equal to ओमेगा इंटू C Vm cos ओमेगा t. सिंस इट इज साइनोसाइडल क्वांटिटी, सो इसको साइन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा I is equal to ओमेगा C Vm sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, और again we can write it as I is equal to Vm upon 1 upon omega C sin omega t plus pi by 2. 1 upon omega C को हम लिख सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC. So it will become I is equal to Vm upon XC, that is capacitive reactance, sin omega t plus pi by 2. So this is the equation of current that will flow in this circuit. The value of this current will be maximum when sin omega t is equal to 1. So if the value of sin omega t plus pi by 2 is equal to 1, in that case the maximum current will flow. So when sin omega t plus pi by 2 is equal to 1, in that case the maximum current Im will be equal to Vm upon Xc. So in that case this equation will become, we can write here this value as Im. So the equation will become I is equal to Im sin omega t plus pi by 2. तो यहाँ पे जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी? I is equal to Im sin omega t plus pi by 2. इतना करंट यहाँ से हमारा फ्लो होगा. अब यहाँ पे देखिए आप कि फेज डिफरेंस वोल्टेज में और करंट में कितना है. वोल्टेज का जो फेज है दैट इज ओमेगा टी, और करंट इससे लीड कर रहा है पाई बाई 2 एंगल. तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा? इसका फेजर डायग्राम बनेगा, अगर हम वोल्टेज वेक्टर को रेफरेंस ले रहे हैं तो सपोज दिस इज आवर वोल्टेज वेक्टर Vm, एंड दिस करंट will lead by pi by 2 radian or 90 degree. So the current vector will be like this is the current vector Im, and this angle is 90 degree or pi by 2 radian. So in pure capacitive circuit the current leads from the voltage by 90 degree or pi by 2 radian. Now see the what about the power consumption, how much power will consume in this circuit. So we know that the
power is equal to P is equal to V into I. So here the value of V is Vm sin omega t and the value of I is Im sin omega t plus pi by 2. Clear? Or we can write it as equal to P is equal to Vm Im sin omega t into cos omega t. This may be written as cos omega t. Since these are the maximum values, so we need to convert it in RMS value since we are considering AC supply. So the power consumption will be the effective value Vm by root 2, that will be equal to RMS value of voltage, and Im by root 2, और root 2 into root 2 का डिवाइड किया था तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन में. So 2 का मल्टीप्लाई किया sin ओमेगा t into cos ओमेगा t. So ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे लगा सकते हैं हम. 2 sin ओमेगा t into cos ओमेगा t, 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So it will become Vm by root 2 is equal to Vrms into Irms and sin 2 omega t. So this is the instantaneous power consumed by the circuit. Now the average power, hence average power consumed in a pure capacitive circuit. तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए निकालें हम एवरेज पावर, तो 0 to 2 पाई के लिए निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 0. सो टोटल पावर हमारे पास में कंज्यूम्ड जो होगी एवरेज पावर 0. क्लियर? 0 to 2 पाई के लिए हमने इस रीजन के लिए हमने निकाली है एवरेज पावर, दैट विल टू 0. सो इट मींस द पावर कंजम्पशन इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0. So first of all, what is the meaning of AC series circuit? AC series circuit means ऐसा सीरीज सर्किट जिसमें सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट टाइप की हो, अल्टरनेटिंग टाइप की सप्लाई लगी हुई हो, ऐसा सीरीज सर्किट कहलाएगा AC सीरीज सर्किट. ओके, अब सीरीज सर्किट क्या होता है इसको जानना, यदि आप जानना चाहते हैं कि सीरीज सर्किट क्या होते हैं तो इसके लिए आप हमारा यूनिट 1 का वीडियो देखिए. उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि सीरीज सर्किट क्या होते हैं, पैरेलल सर्किट क्या होते हैं, सीरीज पैरेलल सर्किट क्या होते हैं. उस वीडियो की लिंक हमने यहाँ आई बटन पे दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं. तो देखिए सीरीज सर्किट जो है वो 3 टाइप के हैं. पहला सर्किट है आपका आरएल सर्किट, दूसरा सर्किट है आरसी सर्किट और तीसरा सर्किट है आरएलसी सर्किट. आरएल सर्किट मींस कि अगर मान लीजिए सर्किट के अंदर एक कंपोनेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरा कंपोनेंट इंडक्टर लगा हुआ है. यहाँ पे आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को और एल रिप्रेजेंट करता है इंडक्टर को. मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस इंडक्टर सीरीज सर्किट, माने इस सर्किट के अंदर एक रजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे. माने ये जो सर्किट होगा वो किस तरीके का होगा, अगर हम फिगर देखें तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हमने बना दिया और ये एक इंडक्टर का सिंबल बना दिया और ये इंडक्टर जो है इसके साथ में सीरीज में कनेक्ट हो गया और इसको हमने कोई भी अल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से. तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया आरएल सर्किट का. यहाँ आर लिख दिया हमने, यहाँ एल लिख दिया. स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई शुरू हो जाएगी, करंट आई और यहाँ पे हमने कोई भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दी आरसी सीरीज सर्किट. आरसी सीरीज सर्किट मींस इसमें एक कंपोनेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कंपोनेंट कैपेसिटर लगा हुआ है और दोनों कंपोनेंट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो इस तरीके के सर्किट को हम आरसी सीरीज सर्किट कहेंगे. माने अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एक रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, इसके साथ में हमने सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और वो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई से हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया. रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, तो ये किस तरीके का सर्किट हो गया, ये हो गया आरसी सीरीज सर्किट. नाउ आरएलसी सीरीज सर्किट. आरएलसी सीरीज सर्किट का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं. ये 3 पैरामीटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है. अगर हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो किस तरीके का बनेगा कि हम एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया और इसके साथ में एक हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया और इनको हमने सप्लाई दे दी किसी कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट कर दिया या अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई हमने इसको फीड कर दी. तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ से करंट आई फ्लो हो जाएगा. ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है. तो ये क्या सर्किट हो गया, ये हो गया सीरीज आरएलसी सर्किट. नाउ कम टू द नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सर्किट्स को हम डिटेल में देखते हैं. तो पहला सर्किट है हमारे पास में आरएल सीरीज सर्किट. तो आरएल सीरीज सर्किट जैसा कि अभी हमने सर्किट डायग्राम बनाया था, इसमें क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस लगा होगा और एक इंडक्टर लगा होगा सीरीज के अंदर और इसको हमने कोई भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई से इस तरीके से यहाँ किया होगा. मान लीजिए कि ये वोल्टेज सप्लाई है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. डिस्टेंस है, ये इंडक्टर है. जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, यहाँ से एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. इस करंट को हमने लिया कि ये करंट है हमारा I. नाउ
वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस करंट आई। तो सबसे पहले हम देखें कि ये सीरीज सर्किट है, तो यहां से जाने वाला करंट जो होगा इसको एक ही पाथ मिलेगा, जैसा कि हमने पिछली यूनिट में डिस्कस किया था सीरीज सर्किट में, कि सीरीज सर्किट के अंदर एक कॉमन करंट सभी कंपोनेंट से फ्लो होता है। तो जितना करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा उतना ही करंट इस इंडक्टर से फ्लो होगा। करंट टोटल सर्किट के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमने मान लिया कि वो VR है, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पर रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसी तरीके से इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने मान लिया ये VL है, और इस वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करेगी इस इंडक्टर के इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि VR की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। चूंकि रेजिस्टेंस है तो ठीक, हमने जिस तरीके से R सर्किट में देखा था तो रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, I था वहां पे, और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने V माना था, और उस V की वैल्यू क्या थी, I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो VR इज इक्वल टू यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, ओके, और एंड VR मींस हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो केवल इस एक कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू, मान लीजिए I करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है एंड रेजिस्टेंस इसका कितना है R, तो VR इज इक्वल टू I इंटू R। सो दिस इज द सपोज इक्वेशन नंबर 1. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द इंडक्टर। सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज VL इज इक्वल टू I इंटू XL, ओके, वेयर XL इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा L, ओके। नाउ सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब इसका अगर हम फेजर डायग्राम देखें और रिजल्टेंट वोल्टेज देखें तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, टोटल हमने वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो क्या है, V है। तो इस सर्किट के अक्रॉस अगर हम देखें इन दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो V होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज V है अप्लाइड वोल्टेज, ये इस वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर सम होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें। तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर कर लें कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ये इंडक्टर यहाँ पे लगा ही नहीं है, ओके। दूसरी चीज हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगी कि यहाँ पे कॉमन क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज कॉमन क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे करंट कॉमन क्वांटिटी है, जो कि सेम क्वांटिटी स्वयं अमाउंट में या सेम मैग्नीट्यूड में दोनों कंपोनेंट से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो रेफरेंस लेंगे वो क्या लेंगे, करंट को लेंगे। करंट वेक्टर को हमने रेफरेंस वेक्टर ले लिया, तो सपोज हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारा करंट वेक्टर हो गया। नाउ फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, वोल्टेज और करंट। अगर हम देखें आर सर्किट को देखेंगे आप, तो करंट की वैल्यू जो हमने आर सर्किट के अंदर निकाली थी, कितनी निकाली थी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज कितना अप्लाई था, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस जो है वो 0 था। 0 का फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में होंगे। तो ये हमने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने ड्रॉ कर दिया, और ये वेक्टर हमारा हो गया काय के बराबर, VR के बराबर, ओके, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ओके। नाउ अब कंसीडर कीजिए सेकंड कंपोनेंट। ये कैसा कंपोनेंट है, इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से, कितने से, 90 डिग्री से, जैसा कि हमने इंडक्टिव सर्किट में पढ़ा था कि वहां पे करंट की इक्वेशन आई थी, वो आई थी I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माने करंट की जो वैल्यू थी वो करंट क्या था, वो वोल्टेज से लैग कर रहा था। तो अब करंट लैग कर रहा था कितने डिग्री से, पाई बाई 2 रेडियन से या 90 डिग्री से। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया हमारा VL, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर, ओके। और करंट और इस VL के बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, वो 90 डिग्री हो गया, या पाई बाई 2 रेडियन। अब हम देखें, कैलकुलेट करते हैं कि रिजल्टेंट V क्या होगा। तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर VL और इस वेक्टर VR का वेक्टर सम होगा। कि उसका वेक्टर सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन हमने यहाँ से डाल दी, और एक पैरेलल लाइन हमने VL के पैरेलल हमने यहाँ से डाल दी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अगर हम एक वेक्टर डालें तो ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का, एंड दिस इज इक्वल टू V, ओके। अब इस V की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हो गया, इसको मान लेते हैं, ये मान लीजिए O है, ये इस पॉइंट का हमने मान लिया A है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने V है। तो इन दिस ट्रायंगल OAV अगर हम देखें तो V, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो V की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू अंडर रूट, दिस वेक्टर इज VL, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज VL, सो द सेम will be here, the length of this will be equal to V is equal to under root VR square plus VL square, ये हो जाएगा रिजल्टेंट V। अब यहाँ पे VR और VL की वैल्यू पुट करें हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से।
तो ये वैल्यू क्या जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल स्क्वायर। ओके, और v इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करना तो v इज इक्वल टू आई कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, तो यहां से हम देखें तो एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम करंट की। तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। यहाँ पे जेड क्या चीज है, जेड है हमारा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो करंट जो फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर से वो कितना का, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। और यहां से हमको आरएल सर्किट से एक फार्मूला और निकलेगा हमारे पास में, v इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके हम कोई भी दो नोन क्वांटिटी से तीसरी अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब देखें जरा ये कि ये वोल्टेज, ये रिजल्टेंट जो वोल्टेज है और ये जो करंट है, इसके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं हम फेज एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। तो इस फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी उसको चेक करते हैं। फेज एंगल क्या होता है, इस ट्रायंगल में देखिए, फेज एंगल में जो फेज एंगल होगा हमारा इस वेक्टर v और इस वेक्टर I के बीच का ये एंगल, दिस एंगल इज नोन एज द फेज एंगल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फेज एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में क्या होगा, tan फाई लगाएं हम जरा, रिलेशन को यूज करें तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर है AB, और बेस कितना है OB। अब इस परपेंडिकुलर AB की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, VL है, इसको लिखेंगे VL, और OB क्या है, VR। VL इज इक्वल टू क्या है, I इंटू एक्सएल, और VR इज इक्वल टू क्या है, I इंटू R। I से I कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन R। और अगर हम फेज एंगल निकालें तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स सेल अपॉन R। ठीक है, तो ये हमारा फेज एंगल आ जाएगा। अब एक और चीज यहां से हम निकाल सकते हैं, जब हमारे पास फेज एंगल आ गया तो हम इसका पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या होगा इस सर्किट का, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है हमारा, V है, और करंट कितना है, I है, और इसके बीच का एंगल कितना है, ये फाई है। तो पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस फाई, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इस तरीके से हम यहां से पावर फैक्टर की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I इंटू आर अपॉन वी। ओके, I इंटू आर अपॉन वी, और इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कॉस फाई इज इक्वल टू I इंटू आर अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I इंटू जेड। I से I कैंसिल हो गया तो ये बचा R अपॉन जेड। तो पावर फैक्टर कितना आ गया हमारा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन जेड। ये पावर फैक्टर आ गया इस सर्किट का। इस तरीके से हम RL सर्किट का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए अब इस सर्किट की हम पावर कैलकुलेट करते हैं कि इस सर्किट के अंदर कितना पावर कंजम्पशन हुआ। तो पावर का फार्मूला क्या होता है हमारा किसी भी एसी सर्किट के अंदर, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब यहाँ पे हमने वोल्टेज की वैल्यू कितनी ले रखी है, वोल्टेज की इक्वेशन है हमारी V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन हमने क्या निकाली, यहाँ पे करंट की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, कितना फेज एंगल आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पे फाई एंगल आ रहा है। तो करंट की जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारी करंट की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू हो गया हमारा P इज इक्वल टू हो गया हमारा Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी। अब चूंकि ये साइनोसाइडल क्वांटिटी है तो साइनोसाइडल क्वांटिटी में हम इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं, और इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है एसी के अंदर, RMS वैल्यू। तो इसको सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू को RMS वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो RMS वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Vm में अंडर रूट 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो Vm में अंडर रूट 2 का डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया VRMS। ओके, और इसी तरीके से Im में अंडर रूट 2 का डिवाइड कर दिया हमने तो ये क्या हो गया IRMS। तो ये वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यू हो गई। अब रूट 2 का इंटू रूट 2 मतलब टोटल 2 का हमने डिवाइड किया है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इंटू 2 कर दिया, एंड साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ पे देखिए तो ये वैल्यू तो हो गई क्या VRMS, ये वैल्यू हो गई IRMS। तो ये क्या हो गया P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू, अब यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं 2 साइन ओमेगा टी
साइन ओमेगा टी माइनस फाई, माने ए क्या हो गया, एक एंगल मान लो, इसको ए मान लो, इसको एंगल को बी मान लो, तो ये फार्मूला कौन सा लग जाएगा, 2 साइन ए साइन, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने ए मान लिया, इसको यहाँ पे बी मान लिया, ये फार्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास में पावर आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम वी आर एम एस आई आर एम एस को, तो ये मिलेगी हमको वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई माइनस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, अब कंप्लीट साइकिल के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी एवरेज पावर कंज्यूम होगी। कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो सप्लाई का वेवफॉर्म हमको कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है। ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई 0 से लेके 2 पाई रेडियन तक। ओके, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके 2 पाई तक हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे इसका एवरेज। तो जो एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैसे निकालेंगे, P इजिकल टू एवरेज ऑफ वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई माइनस एवरेज ऑफ वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई लिमिट के लिए, इसकी एवरेज निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और हमारे पास जो नेट वेव पावर निकलेगी वो पावर कितनी निकलेगी, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, और इसको हम लिखते हैं टू वी आई कॉस फाइव, जहां पे वी और आई क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज और करंट की रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हम इस सर्किट की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज दिस सीरीज आरसी सर्किट। तो सीरीज आरसी सर्किट अभी हमने जब सर्किट में देखा था तो क्या होगा, सीरीज आरसी सर्किट का मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट के अंदर एक कंपोनेंट रेजिस्टेंस है और दूसरा कंपोनेंट कैपेसिटर है जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और इन दोनों को हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई जिसका की मैग्नीट्यूड होगा V इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी सेट कर दिया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक करंट आई फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मान लिया हमने कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, VR होगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने वैल्यू लिया VC है। ओके, और इस VR और VC का जो वेक्टर सम होगा वो काय के बराबर होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करें कि इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या होगा कि देखिए सीरीज सर्किट है तो एक करंट कॉमन फ्लो होगा। तो कॉमन करंट फ्लो होगा तो सबसे पहले हम क्या करें कि एक वेक्टर हमने बना लिया, कॉमन वेक्टर ड्रॉ कर लिया, दैट इज आई। ओके, अब इसमें फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, फर्स्ट कंपोनेंट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए फेजर डायग्राम कैसा होता है, रेजिस्टेंस में फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में 0 होता है, तो इसलिए उसमें वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होगा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में, हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। ये हो गया वी आर वेक्टर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। इसको हमने पॉइंट को मान लिया, नाम दे दिया O। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में करंट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, करंट में की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, माने करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करता है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज का वेक्टर बना दें जिसमें कि करंट 90 डिग्री से लीडिंग हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री से ये करंट लीड हो गया, या पाई बाई 2 रेडियन से ये लीडिंग हो गया। ओके, तो ये हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसको हमने नाम दे दिया VC। अब जो नेट वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस VR और इस VC का वेक्टर सम होगा। तो उसका वेक्टर सम निकालें, नेट वोल्टेज V, तो वो क्या होगा, नेट वोल्टेज V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई कर देंगे। इस वेक्टर VR के पैरेलल एक ये लाइन हमने डाल दी, और इस पॉइंट से यहां से हम एक लाइन पैरेलल डाल देंगे VC वेक्टर के पैरेलल, और इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आएगा इसको ओरिजिन पॉइंट से हम मिला देंगे। जब ओरिजिन पॉइंट से मिला देंगे हम, तो ये क्या आया, ये इन दोनों का VR का और VC का वेक्टर सम आया, और ये क्या होगा V। ओके,
ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज V, और इस रिजल्टेंट वोल्टेज V और इस करंट के बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं फाई, और इसको वो कहते हैं फेज एंगल। तो यहाँ पे फेज एंगल आ गया हमारा फाई। अब आगे की कैलकुलेशन करते हैं, इस वोल्टेज की V की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो हमने ये वोल्टेज निकाला है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या होगा, जितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। दूसरा है क्या, वीसी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये कितना होगा, आई इंटू एक्स सी। ओके, तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, जिसको नाम दे देते हैं हम ओ ए बी दे देते हैं इस पॉइंट का नाम। तो इस ट्रायंगल ओ ए बी में देखिए, इस हाइपोटेनस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो इस हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। यहाँ पे वी आर और वी सी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर। ओके, नाउ यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, तो आई बाहर निकाल लिया, ये बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ओके, और v इज इक्वल टू आई इंटू हम कह सकते हैं इसको z, जहां पे z क्या चीज है, z इज इक्वल टू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहते हैं हम। ओके, नाउ अब यहां से देखें, हम यहां से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से करंट की वैल्यू लिख सकते हैं हम I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, इतना करंट हमारा यहाँ पे फ्लो होगा। ओके, अब इस फेज एंगल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें, इस फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अगर हम यूज करें, ये एंगल है फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, वीसी, और बेस कितना है, वी आर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वीसी एंड वी आर, वीसी की वैल्यू आई इंटू एक्स सी, और वी आर की वैल्यू है आई इंटू, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर, या फेज एंगल हो जाएगा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये आ गया हमारा फेज एंगल ऑफ आरसी सर्किट। ये ठीक वैसे ही कैलकुलेट किया हमने जैसे कि आरएल सर्किट में कैलकुलेट किया था। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस सर्किट। तो पावर देखें इस सर्किट के अंदर पावर कितनी कंज्यूम होगी। पावर की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, करंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और कितने एंगल से जा रहा था, ये फेज एंगल कितना निकला हमारा, यहाँ पे निकला फाई, और ये क्या हो रहा है, लीड कर रहा है चूंकि करंट वोल्टेज से, तो इसलिए क्या आएगा, प्लस फाई। ओके, तो ये हमारी करंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट की इक्वेशन आ गई है इसलिए। तो पावर का हमारा फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। अब यहाँ पे V और I की वैल्यू पुट करें तो क्या जाएगा, P इज इक्वल टू V की वैल्यू हो गई Vm साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू हो गई Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यू करंट की पुट कर दी हमने। यहाँ को आगे सॉल्व करें तो P इज इक्वल टू ये हो गया Vm इंटू आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, तो चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे है, तो अल्टरनेटिंग करंट में इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, तो इसको हमको आरएमएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू। तो अगर हम इसमें रूट टू का डिवाइड कर दें दोनों में, तो ये दोनों वैल्यू क्या बन गई, आरएमएस वैल्यू बन गई। अब टोटल रूट टू इंटू रूट टू टू का डिवाइड किया है, तो इसमें इक्वेशन के अंदर हमको बैलेंस करने के लिए टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई, P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारी इक्वेशन हो गई।
अब यहाँ पे देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला हमारा बन रहा है 2 sin A sin B का। तो इसको 2 sin A sin B से हम अगर सॉल्व कर दें तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, P इजिकल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ये सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करें हम तो ये क्या आएगा, P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल 0 से लेके के 2 पाई तक, इसके लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज पावर कंजम्पशन कितना आएगा, तो माने ये उसको लिख सकते हैं हम P इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव माइनस एस आई आर एम एस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। और जब हम कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे, ये भी एवरेज वैल्यू है, एवरेज ऑफ, ओके, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी कंप्लीट साइकिल के लिए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आती है 0। तो जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू बचेगी वो बचेगी कितनी, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस, इतनी पावर हमारी इस सर्किट के अंदर कंज्यूम होगी। तो ये आरसी सर्किट के लिए पावर कंजम्पशन हो गया। ठीक है, नाउ इसके लिए हम पावर फैक्टर निकालें। पावर फैक्टर कितना आएगा इसमें हमारा, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब कॉस फाइव देखेगा तो कॉस फाइव की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें, एंगल कौन सा है, फाइव, ये वाला एंगल है, तो कॉस फाइव की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ओ ए बी के अंदर देखिए बेस कितना है वी आर और हाइपोटेनस कितना है ओ ए, मतलब वी, दिस इज वी। ओके, तो पावर फैक्टर क्या निकलेगा हमारा, कॉस फाइव इज इक्वल टू वी आर मीन्स आई इंटू आर और v मीन्स i इंटू जेड, तो i से i कैंसिल कर दिया तो cos फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा r बाई जेड। तो इस तरीके से हमने देखा कि आरसी सर्किट के अंदर भी पावर फैक्टर कितना होता है, r बाई जेड। ओके, सो नाउ इस तरीके से हम आरसी सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट इज दी आरएलसी सर्किट। आइए कंसीडर करते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट को। सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक कंपोनेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ, एक इंडक्टर लगा हुआ और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो फिगर ड्रॉ करें इसकी, कैसा बनेगा सर्किट। ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इसके अंदर और ये दूसरा कंपोनेंट हमने इसके अंदर लगा दिया, ये इंडक्टर लगा दिया और ये थर्ड कंपोनेंट हमने इसमें लगा दिया एक कैपेसिटर। और इस सर्किट को हमने इन तीनों कंपोनेंट को सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, यहाँ से करंट आई फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL और इस कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC। ओके, अब यहाँ पे इस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो हमने कंसीडर कर लिया कि VR है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमने कंसीडर कर लिया VL है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमने कंसीडर कर लिया VC है। ओके, तो देखिए जैसा कि अभी हमने पिछले सर्किट्स के अंदर, आरएल सर्किट के अंदर और आरसी सर्किट के अंदर और सिंपल आर एल और सी सर्किट के अंदर देखा, तो इस वी आर की वैल्यू क्या होगी, इस वी आर की जो वैल्यू होगी वो होगी आई इंटू आर। इस वी एल की जो वैल्यू होगी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ये होगी आई इंटू एक्सएल। और इस वीसी की जो वैल्यू होगी ये होगी आई इंटू एक्सी, जहां पे एक्सी क्या चीज है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्सएल जो है ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखें हम सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें। अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखिए दो तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये कि इस VL की वैल्यू और इस VC की वैल्यू जो है वो इक्वल हो, या दूसरी कंडीशन बन सकती है कि इस VL की वैल्यू ज्यादा हो इस VL की वैल्यू VC की वैल्यू से, और तीसरी कंडीशन बन सकती है कि इस VL की वैल्यू कम हो इस VC की वैल्यू से। तो हम एक एक करके तीनों कंडीशन देखेंगे। अभी हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं कि
इस VL की वैल्यू इस VC की वैल्यू से ज्यादा है, और वो किस कंडीशन में होगी, वो होगी कंडीशन कि अगर हम XL की वैल्यू ज्यादा होगी XC की वैल्यू से। ओके, तो इस कंडीशन के लिए हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक कॉमन करंट यहां से फ्लो होगा I, तो इसलिए हम करंट वेक्टर को रेफरेंस वेक्टर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक करंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया I। अब पहला कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0, तो इसलिए ये हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को हमने मान लिया O है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज द VL। अब इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से लैगिंग हमने ये एक वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, और ये वेक्टर हो गया हमारा VL। तीसरा कंपोनेंट जो है, ओके, तीसरा कंपोनेंट है कैपेसिटर, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है VC। अब वोल्ट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, वोल्टेज करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करता है, तो इस वेक्टर को हमने बना दिए यहाँ पे लीडिंग बना दिए वेक्टर को, ये हो गया हमारा VC। ओके, अब देखिए क्या होगा। अब हम देखें यहाँ पे कि VC की वैल्यू, चूंकि XL की वैल्यू ज्यादा है XC से, तो VC की जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये वेक्टर की लेंथ क्या शो कर रही है, ये मैग्नीट्यूड शो कर रही है। ओके, तो VC की जो मैग्नीट्यूड होगा VL से वो कम होगा। तो इन दोनों का यदि हम देखें तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, VL और VC का, ये जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इतनी वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी, और ये रिजल्टेंट हमको मिलेगा कितना, यहां तक मिलेगा। तो ये जो रिजल्टेंट मिल गया हमको, ये मिल गया VL माइनस VC। ओके, तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट। अब तीसरा कंपोनेंट एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है, जिसका कि वेक्टर ये रहा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको VR वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन हम यहां से डालेंगे, और VL माइनस VC वेक्टर के पैरेलल एक लाइन हम यहां से डालेंगे, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे, ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज V, जिसकी वैल्यू होगी हम निकालेंगे अभी I इंटू जेड। ओके, और इस रिजल्टेंट वोल्टेज V और इस करंट के बीच का जो एंगल होगा, ये होगा फेज एंगल फाई। इसका नाम दे दिया हमने ट्रायंगल का OAB, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर। तो अब इस रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू हम देखिए निकालते हैं। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये होगा हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा देंगे। तो V इजिकल टू क्या होगा, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ओके, अब यहां पे हम अभी तक देखते आए VR की वैल्यू कितनी है, I इंटू आर, VL की वैल्यू I इंटू XL, और VC की वैल्यू I इंटू XC। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, V इजिकल टू अंडर रूट IR का स्क्वायर प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC का, ये हो जाएगा। अब यहां से I कॉमन आ जाएगा, तो V इजिकल टू I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और ये होता है इम्पीडेंस इस सर्किट का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, तो इसको हम लिखेंगे V टू I इंटू जेड, जहां पे Z इजिकल टू क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ओके, ये कौन सी कंडीशन के लिए इंपीडेंस हुआ, जबकि XL इज ग्रेटर देन XC है। तो इस तरीके से ये हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, V इजिकल टू I इंटू जेड, और इंपीडेंस की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ओके, और यहीं से अगर हम वोल्टेज की वैल्यू निकालें तो हम इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। V इजिकल टू I Z है, तो यहां से Z इजिकल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो इस तरीके से इंपीडेंस की वैल्यू यहां से भी, अगर हमको वोल्टेज और करंट मालूम है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ना इसका फेज एंगल देखें, इस फेज एंगल फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमको। फेज एंगल कितना आएगा यहाँ पे, फेज एंगल ANG, फेज एंगल कैलकुलेट करें। फेज एंगल कितना है यहाँ पे, फाई है, ठीक है। ट्रायंगल हो गया OAB, फेज एंगल क्या होता है, इन ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, tan फाई निकालें हम, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस कितना है
OB, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें हम तो ये जाएगा tan फाई इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है VL माइनस VC और OB की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है VR। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये जाएगा tan फाई इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू हो गया I इंटू XL माइनस I इंटू XC डिवाइडेड बाई I इंटू R। यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू I कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन इंटू R। I से I कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R और फेज एंगल हो जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। इतना हमारा ये फेज एंगल आ जाएगा। पावर कैलकुलेट कितनी करेगी यहाँ पे, जिस तरीके से हमने अभी RL और RC सर्किट के अंदर पावर कैलकुलेट की थी, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो पावर कितनी आएगी कैलकुलेशन के बाद में, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। मेथड सेम है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोबारा सॉल्व करने का मतलब नहीं है। ओके, पावर फैक्टर देखें, पावर फैक्टर कितना आएगा। पावर फैक्टर के लिए पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, ये होता है कॉस फाई। कॉस फाई देखें इस ट्रायंगल के अंदर कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है OB है और हाइपोटेनस कितना है OA है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू OB मीन्स VR और OA मीन्स V। अब यहां से देखिए कॉस फाई इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू कितना है I इंटू R और V इज इक्वल टू कितना है I इंटू Z, तो I से I कैंसिल हो गया, कॉस फाई इज इक्वल टू हो गया R बाई Z। तो हमने ये देखा चाहे R सर्किट हो, चाहे L सर्किट हो, चाहे C सर्किट हो, किसी भी तरीके का सर्किट हो, कॉस फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे R बाई Z है। अब इंडक्ट रेजिस्टिव सर्किट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, टोटल इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा वहां पे कॉस फाई की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉस फाई की वैल्यू सभी सर्किट में R बाई Z आ रही है। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इस चीज ये कुछ एक फार्मूले हैं, इनका ध्यान रखें। पावर का फार्मूला क्या होगा इसी सर्किट के अंदर, P इज इक्वल टू VI कॉस फाई, जहाँ पे V और I जो है वो RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। फाई की वैल्यू क्या आती है, tan इनवर्स जो भी उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है डिवाइडेड बाई R। इसी तरीके से पावर फैक्टर क्या आता है, रेजिस्टेंस बाई इंपीडेंस। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया था पहली कंडीशन कि XL इज ग्रेटर देन XC। अगर हम मान लीजिए दूसरी कंडीशन हम कंसीडर करें, क्या हो गई, XL इज लेस देन XC, तो जो फेजर डायग्राम हमारा बना था उसमें रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, अब रिजल्टेंट आ जाएगा नीचे की तरफ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा करंट फेजर हो गया, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो गया VR, ये वोल्टेज हो गया हमारा VL और ये वाला फेजर हो गया हमारा VC। यहाँ पे अब VC की वैल्यू चूंकि यहाँ पे बड़ी है, ज्यादा है VL से, इसलिए इस वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा रखा है। ओके, तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट किधर आएगा, वो आएगा VC की डायरेक्शन में, इस तरीके से आएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, VC माइनस VL। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, वो इस तरीके से आएगा। तो मतलब इस सर्किट का जो बिहेवियर कैसा हो गया, वो लीडिंग हो गया। यहाँ पे फेज एंगल कैसा हो गया, लीडिंग हो गया। लीडिंग क्यों हो गया, क्योंकि ये रिजल्टेंट वोल्टेज हुआ और इस रिजल्टेंट वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है। ओके, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेंगी। तीसरी कंडीशन हम कंसीडर करके चलते हैं, XL इज इक्वल टू X। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों फेजर का जो लेंथ रहेगी, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, सॉरी ये हमारा करंट हो गया, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब चूंकि XL और XC की वैल्यू इक्वल है, तो जो VL और VC की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो ये VL वेक्टर बना दिया हमने, ये VC वेक्टर बना दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट इन दोनों को क्या जाएगा, 0। और इस सर्किट का ओवरऑल जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, रेजिस्टिव होगा। ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और इस कंडीशन में हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसको कैलकुलेट करें हम। तो देखिए XL इज इक्वल टू होता है हमारा XC
और एक्सएल इज इक्वल टू जब एक्सी हुआ तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओमेगा इज इक्वल टू था 2 पाई एफ, तो जो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालें तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर, एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर एल इंटू सी। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये मिलेगा हमको एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी ये होगा 4 पाई 2 इंटू 2 तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये फ्रीक्वेंसी आएगी, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमको रेडिएशन मिलेगी और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर्किट के अंदर, एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।